Hi, good morning, everybody. So, we are live today, and I'm going to teach you cardiovascular medications. So, usually ये जो टॉपिक होता है ये काफ़ी सारे लोगों के लिए हेडेक होता है, राइट? बट आज इस जो लाइव जो भी जितने टाइम का भी होगा 45 मिनट्स 1 आवर और जितने भी टाइम का होगा ये, बिकॉज लाइव्स आर ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल. सो बेसिकली द थिंग इज जितने भी टाइम का ये लाइव होगा यू विल गेट एन इनसाइट इनटू what are cardiovascular medications, what are the indications, contraindications, side effects. तो आज हम कुछ मेजर वाली जो कार्डियोवास्कुलर मेडिकेशंस हैं जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, हम उनको कवर करेंगे. ओके अगर आपको यूट्यूब में सही से सब कुछ जो है वो दिख रहा है, सुनाई दे रहा है. हैव यू स्टार्टेड लाइव ऑन इंस्टाग्राम? ओके सो बेसिकली ये है कि अगर आपको सही से सब कुछ दिखाई दे रहा है तो थम्स अप कर दीजिए और सब लोग लिखिए आप कहाँ कहाँ से लाइव ज्वाइन कर रहे हैं. प्लीज़ हमें बताइए आप कहाँ कहाँ से लाइव ज्वाइन कर रहे हैं. एंड आई वांट टू मेक श्योर कि मेरी क्लास के सभी बच्चे आ चुके हैं जो ऑलरेडी मेरे बैच में हैं, बिकॉज आई हैड टोल्ड यू येस्टरडे दैट दिस लाइव इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेशल. एंड ऑल्सो अदर स्टूडेंट्स क्या वो आ चुके हैं और कहाँ कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमें प्लीज़ लाइव में ज़रूर लिखिए. और ये है हमारे क्लासेस की इंफॉर्मेशन. हमारी फीस में हम $500 का डिस्काउंट दे रहे हैं. 1499 का बैच रहेगा. 4 मंथ्स की क्लासेस होंगी जिसमें आपको मिलेगा नवकिरण नर्सिंग क्लासेस ऐप का एक्सक्लूसिव एक्सेस. इसके साथ साथ 4 महीने की क्लासेस भाई मेरे साथ. ओके एंड इन एडिशन टू दिस आपको रोज़ के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, आपको चैप्टर स्पेसिफिक मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपको क्वेश्चन बैंक अलग से मिलेगा जो कि मिक्स होगा सब्जेक्ट वाइज, और आपको इंट्रोडक्शन टू एनक्लेक्स आर एन नेक्स्ट जेन जो है वो देते हैं हम लोग, वो अलग से हम लोग वीडियोस अपलोड करते हैं. इन एडिशन टू दिस आपको मिलते हैं बहुत सारे शॉर्ट नोट्स भी, लॉन्ग नोट्स भी हैं, शॉर्ट नोट्स भी हैं, मिसलेनियस टॉपिक्स पे भी नोट्स हैं. सो यू विल गेट एवरीथिंग. प्लस पूरे हफ्ते की लाइक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एवरी डे 2 आवर लाइव ऑनलाइन क्लासेस. जी हाँ, सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ फैसिलिटी. अगर इतनी फैसिलिटी है सिर्फ $1499 में, तो यू नो यू शुड अवेल दिस ऑफर. ओके तो चलिए आज का जो लाइव है वो हम स्टार्ट करते हैं. और आज का लाइव हमारा बहुत स्पेशल होने वाला है. एंड दिस लाइव इज गोइंग टू बी ऑन कार्डियक मेडिकेशंस. कार्डियक मेडिकेशंस जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है फ्रॉम एनक्लेक्स आरएन पॉइंट ऑफ व्यू. और बहुत सारे बच्चों की ये कंप्लेंट ही रहती है कि कार्डियोवास्कुलर मेडिकेशंस एक नाम जो फार्माकोलॉजी नर्सेज को डराने के लिए काफ़ी है. हालांकि बहुत सारी नर्सेज फार्माकोलॉजी में बहुत अच्छी होती है, पर क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट फॉन्टे नहीं होता है और बहुत सारी नर्सेज उस एरा में भी पास होती हैं जहाँ पे फार्माकोलॉजी एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं था, तो इसलिए बहुत सारी नर्सेज को प्रॉब्लम आती है मेडिकेशन समझने में. लेकिन अगर आप नवकिरण नर्सिंग क्लासेस के स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं रहेंगी. उस चीज़ का प्रूफ आपको आज मिल जाएगा. तो मैं हूँ नवकिरण कौर, MSc नर्सिंग फ्रॉम PGI MER चंडीगढ़, रजिस्टर्ड नर्स इंडिया, रजिस्टर्ड नर्स कैनेडा, एंड आई हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम लास्ट 15 years, and I proudly say that I have mentored thousands of registered nurses across all the countries. So let us start with the cardiac medications. So can I have the first slide please? Yeah. तो सबसे पहली जो कार्डियक मेडिकेशंस की कैटेगरी आती है दैट इज एंटीकोआगुलेंट्स. अब आप अपने दिमाग में 1 मिनट के लिए सोचिए कि एंटीकोआगुलेशन का मतलब क्या होता है. सबसे पहली चीज़, कोआगुलेशन का मतलब होता है हमारे ब्लड का क्लॉट हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज कोआगुलेशन. और एंटीकोआगुलेंट्स वो मेडिकेशन होती है जो कि ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करती हैं. दे प्रिवेंट द ब्लड कोआगुलेशन. ओके सो बेसिकली कोई भी ऐसी मेडिकेशन जो कि क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करे उनको हम लोग बोलेंगे एंटीकोआगुलेंट्स. ओके तो एंटीकोआगुलेंट्स प्रिवेंट द एक्सटेंशन एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट्स. अब बहुत सारे बच्चों को ना थ्रोम्बोलाइटिक मेडिकेशंस और एंटीकोआगुलेंट्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब उन दोनों के बीच का डिफरेंस पता नहीं चलता. एक बात हमेशा याद रखिए, जो एंटीकोआगुलेंट्स होते हैं उनका काम होता है या तो क्लॉट फॉर्मेशन होने ही नहीं देंगे, ओके,
एग्जिस्टिंग क्लॉट को वो कुछ नहीं कहते हैं। मतलब अगर ऑलरेडी क्लॉट बन चुके हैं ना आपकी बॉडी में, तो एग्जिस्टिंग क्लॉट का वो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इतना करेंगे कि उसका साइज फर्दर और इंक्रीज नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप एंटीकोगुलेंट दे रहे हो, लेट अस सपोज आप हेपरिन दे रहे हो, वारफरिन दे रहे हो, इनॉक्सप्रिन दे रहे हो, है ना, और भी बहुत सारे एंटीकोगुलेंट्स हैं, तो कभी भी आप ये मेडिकेशन दे रहे हैं तो हमेशा याद रखिए कि ये मेडिकेशन एग्जिस्टिंग क्लॉट के साइज को इंक्रीज नहीं होने देंगी। जो ऑलरेडी क्लॉट है उसको डिसॉल्व नहीं कर सकती ये मेडिकेशन। तो एंटीकोगुलेंट्स में और थ्रोम्बोलाइटिक्स में क्या डिफरेंस होता है? जो थ्रोम्बोलाइटिक्स होते हैं वो एग्जिस्टिंग क्लॉट को तोड़ देते हैं, लाइक दे डिसॉल्व द एग्जिस्टिंग क्लॉट। ओके, तो हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं ना वो थ्रोम्बोलाइटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर टीचिंग यू अबाउट एंटीकोगुलेंट्स। ओके, तो दे प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट्स and also they prevent the extension or they prevent the they help in not decreasing the size वही रहता है, increasing जो है वो prevent करते हैं। अब इसकी इंडिकेशंस क्या क्या है? सबसे पहली चीज जो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं वो हम कंडीशंस लाइक मायोकार्डियल इन्फेक्शन, क्योंकि कई बार मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो होता है किसी क्लॉट के फंसने की वजह से होता है, राइट? आपकी आर्टरी में, कॉर्नरी आर्टरी में कोई क्लॉट कहीं से डिसलॉज होके फंस चुका है तो आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, विच इज कॉल्ड एज एमआई। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग देते हैं। इन एडिशन टू दिस अनस्टेबल एंजाइना। अब जो अनस्टेबल एंजाइना होता है अगेन वो तब होता है जब आपके पेशेंट की जो ब्लॉकेज है वो 75% से ऊपर हो चुकी है। इन दैट केस दिस हेपरिन इज बीइंग गिवन एंटीकोगुलेंट। देन एट्रियल फिब्रिलेशन, हमेशा याद रखिए कभी भी कोई एट्रियल डिसरिथमियास होते हैं तो एट्रियल डिसरिथमियास में हमेशा क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कभी भी आपको एग्जाम में कोई भी एट्रियल डिसरिथमिया आता है ना, हमेशा याद रखें एंटीकोगुलेंट्स हमेशा ही देने हैं। या आप अगर टिक करके नहीं आएंगे एनक्लेक्स में तो फेल हो जाएंगे, जी हाँ। तो आपको एट्रियल किसी भी तरह का कोई डिसरिथमिया है, यू हैव टू गिव एंटीकोगुलेंट्स। ओके, इसके अलावा डीवीटी यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड द प्रेजेंस ऑफ मैकेनिकल हार्ट वॉल्व्स, इन सारे केसेस में आपको एंटीकोगुलेंट्स देने होते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा कि एंटीकोगुलेंट्स क्या करते हैं, ये न्यू क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं, एग्जिस्टिंग क्लॉट के साइज को इंक्रीज नहीं होने देते, एग्जिस्टिंग क्लॉट को डिसॉल्व भी नहीं करेंगे लेकिन साइज भी इंक्रीज होने नहीं देंगे। और हमने देखा कि इंडिकेशंस क्या क्या हैं, एट्रियल कंडीशंस में बहुत ज्यादा इनको दिया जाता है। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? जी, तो इनके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स ऑब्वियसली होंगे। हर एक एलोपैथिक मेडिकेशन जो होती है उसके इफेक्ट्स तो होते ही हैं लेकिन साइड इफेक्ट्स भी साथ में होते हैं। एंटीकोगुलेंट्स के ज्यादातर जो साइड इफेक्ट्स होते हैं दैट इज ड्यू टू ओवरडोज। अगर इनकी ओवरडोज हो जाए इसकी वजह से इनके साइड इफेक्ट्स जो है वो हो सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ये हमारे ब्लड में क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं। तो साइड इफेक्ट में हेमरेज आएगा। आपके पेशेंट को इंटरनल या एक्सटर्नल किसी भी तरह की हेमरेज हो सकती है। हीमैट्यूरिया यानी कि यूरिन में क्या है कि खून आ सकता है, ब्लड आ सकता है। एपिस्टैक्सिस यानी कि नोज ब्लीड हो सकती है, जिसको आप हिंदी में नक्सीर फूटना बोलते हैं। एकाइमोसिस, बॉडी पे दाग धब्बे से आपको दिखने लगेंगे, ब्लूइश डिस्कलरेशन दिखने लगेगी और रेडिश डिस्कलरेशन भी दिख सकती है। ब्लीडिंग गम्स होंगे। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि हमारा जो प्लेटलेट काउंट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। एंड हाइपोटेंशन या क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्टिव नहीं रहेंगे और हाइपोटेंशन जो है आपके पेशेंट को होना शुरू हो जाएगा। हाइपोटेंशन इंडिकेशन है कि आपके पेशेंट को हेमरेज हो चुका है। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स आपको याद रखने हैं क्योंकि आगे चल के जितनी भी एंटीकोगुलेंट्स हम लोग पढ़ेंगे उनके साइड इफेक्ट्स यही रहते हैं। इसीलिए कभी भी आप एंटीकोगुलेंट्स देते हो ना, पुट योर पेशेंट ऑन ब्लीडिंग प्रिकॉशंस अगर इनमें से कोई भी आपको साइन या साइड इफेक्ट जो है वो दिखाई देता है। चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो एंटीकोगुलेंट है, ये इतना फेवरेट है एनक्लेक्स वालों का, हर बार आपको ऑलमोस्ट हेपरिन सोडियम पे क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। लेकिन हेपरिन सोडियम ना कई बार हमारे लिए हेडेक होता है क्योंकि हमें ये नहीं समझ आती कि डोज किस तरह से प्लान करते हैं। अभी तक हमें ये तो समझ है कि ठीक है ये एंटीकोगुलेंट है, इसकी इंडिकेशन ये है, साइड इफेक्ट ये है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, एंटीकोगुलेशन की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी होती हैं। अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक है उसको आप एंटीकोगुलेंट्स नहीं देते हो हेमरेजिक स्ट्रोक के केस में। अगर किसी की रिसेंटली कोई बड़ी सर्जरी हुई है, हेड की सर्जरी हुई है, एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, उसको नहीं देते हो। अगर कोई हीमोफीलिया वाला पेशेंट है उनको एंटीकोगुलेंट्स नहीं देते हो। कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी चल रही है जिसकी वजह से ऑलरेडी वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में है,
तो इन पेशेंट्स में आप एंटीकोगुलेंट्स नहीं देते हो, एंड द सेम गोज फॉर हेपरिन सोडियम. ओके, अब हेपरिन सोडियम अगेन इट प्रिवेंट्स थ्रोम्बोएम्बोलिज्म. थेराप्यूटिक डोज डज नॉट डिसॉल्व द क्लॉट बट प्रिवेंट न्यू थ्रोम्बाई फॉर्मेशन. ओके, तो ये जो चीज है ये होती है अगर आप हेपरिन देते हैं. ओके, अब करते हैं काम की बात. तो एक नोटबुक प्लीज आप अपने पास रख लीजिए. मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को बोलना चाहती हूँ जितने भी हमारा लाइव देख रहे हैं, एक नोटबुक अपने हाथ में रखिए बेटा, और जो मैं अभी बता रही हूँ ना प्लीज उसको एक बार नोट करना और लेटर ऑन कंपेयर करना जिस तरह से मैं बता रही हूँ. ओके, सबसे पहली चीज, जब भी हम हेपरिन देते हैं ना पेशेंट को, एक पैरामीटर होता है जिसको हम लोगों ने मॉनिटर करना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम. ओके, तो हम इसको इस तरह से समझते हैं कि देखिए जब तक ब्लड हमारी बॉडी के अंदर रहता है तब तक वो क्लॉट नहीं होता है. ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में एक एक रेगुलेटेड टेम्परेचर है, उसमें ऐसे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि नहीं लीड करते हैं, और ब्लड क्योंकि चलता रहता है तो इसलिए क्लॉट जल्दी होता नहीं है हमारी बॉडी के अंदर अनटिल एंड अनलेस देयर इज सम अंडरलाइंग पैथोलॉजी, है ना. अगर यही ब्लड आप अपनी वेन से निकाल के एक पेट्री डिश पे डाल दीजिएगा तो कितने सेकंड में वो ब्लड क्लॉट हो सकता है ना. यानी कि आपके जो क्लॉटिंग फैक्टर है या आपका क्लॉटिंग कास्केड है वो कितनी देर में एक नॉर्मल इंसान में ब्लड को क्लॉट करता है. तो इसी हिसाब से हम लोग एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम समझेंगे. अगर मैंने आपका वेन में से ब्लड निकाल के पेट्री डिश में डाला तो उसको क्लॉट हो जाना चाहिए विदिन 30 टू 40 सेकेंड्स. तो आपका जो एपीडीटी नॉर्मल रहता है इट शुड बी बिटवीन 30 टू 40 सेकेंड्स. यानी कि अगर मैं आपकी बॉडी में से ब्लड निकाल के बाहर रखती हूँ पेट्री डिश पे तो 30 टू 40 सेकेंड में क्लॉट हो जाना चाहिए. आई होप यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है, राइट. अब जब हम लोगों ने हेपरिन देना होता है हम इस क्लॉटिंग टाइम को एक्सटेंड करते हैं 1.5 टू 2 टाइम्स द नॉर्मल वैल्यू. हमारा जो टारगेट होता है ना, अगर एक नॉर्मल इंसान में ब्लड क्लॉट होता है 30 टू 40 सेकेंड्स में, तो जिस पेशेंट में हम लोगों ने हेपरिन देनी है आइडियली उसमें हमारा ब्लड क्लॉट होना चाहिए 1.5 टू 2 टाइम्स द नॉर्मल वैल्यू. यानी कि अगर 30 सेकेंड्स में मुझ में क्लॉट हो रहा है तो अगर दूसरे इंसान को मैं हेपरिन दे रही हूं तो उसमें एपीटीटी मिनिमम 60 सेकेंड होगा. यस, ओके. तो मिनिमम 60 सेकेंड्स में उसका ब्लड क्लॉट होना चाहिए. अगर आप उसमें हेपरिन ऐड कर रहे हैं तो हेपरिन इफेक्टिवली काम करेगा. ओके, तो 1.5 टू 2 टाइम्स द नॉर्मल वैल्यू हमने ब्लड क्लॉटिंग करनी होती है. अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग. तो क्लिनिकल एरिया में ना 2 तरह के प्रोटोकॉल यूज करते हैं हेपरिन को देने के लिए. एक होता है हाई इंटेंसिटी प्रोटोकॉल, एक होता है लो इंटेंसिटी प्रोटोकॉल. जो हाई इंटेंसिटी प्रोटोकॉल होता है ना वो कॉरोनरी डिसीजेस में, जैसे कि हमारे पास एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम है, बहुत बड़ा क्लॉट है जो कि फंस सकता है कभी भी, या 75% से ज़्यादा ब्लॉकेज है, कभी भी वो प्लाक रप्चर हो गया तो आपके पेशेंट की ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाए क्योंकि बॉडी वहाँ पे क्लॉट बना देगी. ठीक है, अब ऐसी ऐसी कंडीशन में हमको पता है कि अगर हम हेपरिन अच्छे से नहीं देंगे तो क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है. तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हाई डोज जो है हाई इंटेंसिटी प्रोटोकॉल लगाते हैं. अब हाई इंटेंसिटी प्रोटोकॉल में हम जो एपीटीटी होता है, कितना बताया था बेटा मैंने, नॉर्मल 30 टू 40 सेकेंड्स, है ना. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हाई इंटेंसिटी प्रोटोकॉल में हम इतना हेपरिन देते हैं कि एपीटीटी की वैल्यू एक पेशेंट में 90 सेकेंड हो जाए, 90 सेकेंड्स. ओके, तो मतलब मेरा जो ब्लड पहले 30 से 40 सेकेंड में क्लॉट हो रहा था, अब वो कितने सेकेंड में क्लॉट होगा, 90 सेकेंड में. तो बहुत कम चांसेस हैं कि मेरी बॉडी में क्लॉट बन जाएगा. ओके, तो हाई इंटेंसिटी प्रोटोकॉल में क्या होता है, एपीटीटी को हम लोग एक्सटेंड करते हैं अप टू 90 सेकेंड्स. ओके, और लो इंटेंसिटी प्रोटोकॉल प्रोफिलैक्सिस में यूज होता है. जैसे लेट अस सपोज किसी औरत का सिजेरियन सेक्शन हुआ, लास्ट प्रेगनेंसी में उसको डीवीटी हो गया था, अब हमें डर है कि इस प्रेगनेंसी में डीवीटी ना हो जाए. ठीक है, तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग हेपरिन की लो डोज देंगे. हम इतनी डोज देंगे कि उसका जो क्लॉटिंग है, वो क्लॉटिंग टाइम है, उसका एपीडीटी जो है वो 60 सेकेंड्स का हो जाए, राइट.
तो ये लो इंटेंसिटी प्रोटोकॉल होता है जब हम इतना हेपरिन देते हैं कि जो इंटेंसिटी टाइम है, एपीरिटी है, उसको 60 सेकेंड्स तक कर लें, और जब हम इतना हेपरिन देते हैं कि जो वो थ्रेशोल्ड है वो 90 सेकेंड्स का हो जाए, तो वो हाई इंटेंसिटी है। लो इंटेंसिटी में अप टू 60 सेकेंड करेंगे। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर ऑफ दिस। ओके, तो थम्स अप डाल दीजिए यार नीचे अगर आपको बातें मेरी समझ आ रही हैं कि हेपरिन में हाई इंटेंसिटी और लो इंटेंसिटी कैसे होता है। प्लीज टीम कीप मी अपडेटेड if the people are sending thumbs ups, because it gives me more encouragement to deliver lecture in a perfect way and even in better way. Yes, okay, so are you enjoying the learning, students, nurses, future RNs? आप सब लोगों को मजा आ रहा है लेक्चर में? and the lecture should be like this, okay? Experience makes a teacher perfect. I hope I am able to give you that concept जो शायद आपके नर्सिंग कॉलेजेस में आपको नहीं बताए गए। ओके, और ये ऑन फ्लोर कॉन्सेप्ट्स हैं जो जब आप जाओगे ना रजिस्टर्ड नर्सेज बन के, उस टाइम पे आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपको हाई इंटेंसिटी लो इंटेंसिटी का पता है। दे विल डायरेक्टली गिव यू द रिपोर्ट्स, आप देखिए इसको, राइट? तो अब हमें एज अ नर्स ये पता होना चाहिए कि किसी भी कंडीशन में इफ यू आर गिविंग हेपरिन टू योर क्लाइंट, किसी भी कंडीशन में APTT की वैल्यू शुड नेवर बी मोर देन 90। ये 90 से ऊपर कभी भी नहीं होनी चाहिए। अगर APTT की वैल्यू इज मोर देन 90, यू हैव टू स्टॉप हेपरिन, यू हैव टू पुट योर पेशेंट ऑन ब्लीडिंग प्रिकॉशंस एंड यू हैव टू इन्फॉर्म द डॉक्टर। ओके, तो हाई से हाई जो APTT की वैल्यू हो सकती है दैट शुड बी 90 सेकेंड्स, शुड नॉट बी मोर देन दैट। और आपको एग्जैक्टली एनक्लेक्स में ऐसी ट्रिक करा जाता है। आपको एनक्लेक्स में जब हेपरिन पे क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं आएगा हेपरिन क्या होता है, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। एनक्लेक्स इतना सिंपल नहीं है। एनक्लेक्स में वो सीधा सीधा आपको APTT की वैल्यूज डालेंगे, मे बी 60 से नीचे डाल देंगे और पूछेंगे नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ऑब्वियसली नेक्स्ट एक्शन होगा टू इन्फॉर्म द डॉक्टर सो दैट द हेपरिन डोज कुड बी इंक्रीज्ड। और अगर 90 से ऊपर चला गया फिर तो भाई बहुत ही मतलब अलार्म वाली सिचुएशन है। उस केस में आप हेपरिन बंद करेंगे, पेशेंट को ब्लीडिंग प्रिकॉशन पे डालेंगे और डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है? और अभी ना मेरे लिसनर्स ये बताएंगे कि हेपरिन का एंटीडोट क्या होता है, क्योंकि ये नर्सेज हैं, इनको पता होगा। और ये चीज बता दूं, ये एनक्लेक्स और रेक्सपियन का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। डाल रहे हैं लोग हेपरिन का एंटीडोट? व्हाट आर दे सेइंग? हेपरिन का एंटीडोट जल्दी बताइए, देखना है आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हो क्लास में। हाँ जी, दे आर गिविंग द एंटीडोट टू हेपरिन। यस, प्रोटामिन सल्फेट, प्रोटामिन, vitamin K is not antidote to heparin. Protamine sulfate. Yeah, protamine sulfate. Protamine sulfate is an antidote to heparin. जब भी आपके पेशेंट का APTT level is more than 90, stop heparin, put your patient on bleeding precautions, give protamine sulfate. That's the protocol, my nurses. Okay, so that you can save the life of the patient. और उनको ब्लीडिंग प्रिकॉशंस पे रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, ताकि आपके पेशेंट का फॉल ना हो जाए। आपके पेशेंट को पूरी सेफ्टी में हमने रखना होता है, आराम से मूव करना होता है। बेड पे कुछ भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट या आर्टिकल नहीं होना चाहिए जिससे कि आपका पेशेंट जो है वो ब्लीड कर जाए, और क्लटर नहीं होना चाहिए रूम में जिसको टकरा के और पेशेंट में ब्लीडिंग हो जाए। रग्स नहीं होने चाहिए उस कमरे में ताकि आपका पेशेंट फिसल ना जाए। वॉशरूम जो होता है वो स्लिपरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स तो बिल्कुल भी वो पर्सन नहीं कर सकता जिसको हेपरिन चल रहा है। सो देयर आर सो मेनी प्रिकॉशंस दैट यू नीड टू टेक। ओके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच कि आपने एंटीडोट बताया। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड? हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कभी भी आपका पेशेंट हेपरिन थेरेपी पे है, स्पेशली अगर इन्फ्यूजन के थ्रू उसको आप डाल रहे हो हेपरिन, तो हमेशा याद रखो कि 4 to 6 आवर, एवरी 4 to 6 आवर में APTT की वैल्यू चेक होनी चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए हम लोग आगे चलते हैं जी। जो हेपरिन होता है ना वो ज़्यादातर सबकुटेनियसली चलता है। सबकुटेनियस इंजेक्शन हम हेपरिन का लगाते हैं। जब भी कभी सबकुटेनियस इंजेक्शन लगाना है, कुछ बातें आपको याद रखनी चाहिए।
कोई भी सबकुटेनियस इंजेक्शन आप देते हैं, सबसे अप्रोप्रिएट साइट एब्डोमिनल एरिया होता है। कभी भी एब्डोमिनल एरिया में आपने सबकुटेनियस इंजेक्शन लगाना है तो अम्बलाइकस से 4 फिंगर विड्थ की दूरी पे आपने लगाना है। 2 इंजेक्शन साइट में कम से कम 2 से 3 फिंगर विड्थ की दूरी होनी चाहिए, और सबकुटेनियस इंजेक्शन हमेशा साइट को रोटेट करके लगाना चाहिए। और कभी भी सबकुटेनियस इंजेक्शन लगाने से पहले हम लोग एस्पिरेट नहीं करते हैं, और लगाने के बाद आप लोग रब नहीं करते हैं। अगर हेपरिन लगाने के बाद आप रब करेंगे ना तो उस जगह पे ब्रूजिंग हो जाएगी, विच विल स्पेसिफिकली इंडिकेट कि आपने सबकुटेनियस इंजेक्शन लगा के रब किया था, विच शुड नॉट बी डन। ओके, चलिए आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास जो मेडिसिन है दैट इज वारफरिन सोडियम। अब एक ना थेरेपी होती है विच इज कॉल्ड एज ब्रिज थेरेपी। ये जो ब्रिज थेरेपी होती है इसमें क्या होता है, बेसिकली हम लोग कभी भी पेशेंट को इनिशियली एंटीकोगुलेशन पे डालते हैं ना तो इनिशियली हेपरिन डालेंगे, ठीक है। और हेपरिन के डिजायर्ड इफेक्ट्स जब तक आ जाते हैं उसके बाद हम लोग पेशेंट को अगर लॉन्ग टर्म एंटीकोगुलेशन पे डालना चाहते हैं ना फिर हम पेशेंट को डालते हैं वारफरिन पे। एक तो वारफरिन ओरल टेबलेट की फॉर्म में होता है तो घर में इजीली ले सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो वारफरिन है लॉन्ग टर्म एंटीकोगुलेशन के लिए यूज करने के लिए परफेक्टली एप्रोप्रिएट एंटीकोगुलेंट होता है। हेपरिन जो होता है वो शॉर्ट टर्म थेरेपी के लिए ठीक होता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे वारफरिन सोडियम जो कि एक एंटीकोगुलेंट है। वारफरिन सप्रेसेस कोआगुलेशन बाय एक्टिंग एज एन एंटागोनिस्ट टू विटामिन के। एक्चुअली हमारी बॉडी में जो विटामिन के होता है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोआगुलेशन के लिए। हमारी बॉडी में क्लॉट बनाने के लिए विटामिन के इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे कोआगुलेशन कास्केड की डिसकंटिन्यूटी हो सकती है अगर आप विटामिन के को उसमें से निकाल लो, ठीक है। तो वारफरिन क्या करता है, इसी विटामिन के एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है। सो दैट्स व्हाई योर बॉडी ब्लड विल नॉट बी एबल टू क्लॉट। अब इट इज मॉनिटर्ड बाय द पीटी एंड आईएनआर। जैसे हम हेपरिन को मेजर कर रहे थे तो वो एपीडीटी के थ्रू हम लोग मेजर कर रहे थे, वारफरिन को हम लोग मेजर करेंगे तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम और आईएनआर से मेजर करेंगे। तो यहाँ पे ये है कि लॉन्ग टर्म एंटीकोगुलेशन है, ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो बेसिकली जो नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है, पीटी का मतलब होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, तो नॉर्मल वैल्यू इसकी 11 to 12.5 सेकेंड्स होती है। और वारफरिन सोडियम क्या करता है, ये पीटी को ही प्रोलॉन्ग करता है, जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है उसको प्रोलॉन्ग कर देगा। अपनी नोटबुक में प्लीज लिख लीजिए, नॉर्मल पीटी जो होता है वो 11 to 12.5 सेकेंड्स का होता है, और हमें इस पीटी को प्रोलॉन्ग करना है वारफरिन ऐड करके। और थेराप्यूटिक रेंज जो होती है वो 1.5 to 2 टाइम्स, सेम जैसे हेपरिन में हमने जो टाइम था उसको डबल कर दिया था, ऑलमोस्ट है ना, 1.5 गुना से 2 गुना कर दिया था। एंड आईएनआर नॉर्मल कितना होता है, 0.8 to 1.2। नॉर्मल आईएनआर इज 0.8 to 1.2। इसको भी हम लोगों ने डबल कर देना है जब भी वारफरिन ऐड करना है। तो मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, जैसे हेपरिन का लेवल देखने के लिए एपीडीटी यूज होता है, वैसे ही वारफरिन का लेवल देखने के लिए आईएनआर एंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम यूज होता है। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम की नॉर्मल वैल्यू होती है 11 to 12.5 सेकेंड्स, और आईएनआर की नॉर्मल वैल्यू होती है 0.8 to 1.2। ये कोई सेकेंड या कुछ नहीं होता, इसकी सीधी वैल्यू होती है। तो बेसिकली हम लोग जो है इसको डबल करते हैं, ठीक है। तो आईएनआर की वैल्यू जो 2 से लेके 3 तक होती है दैट इज एप्रोप्रिएट फॉर स्टैंडर्ड वारफरिन थेरेपी। अगर आपने लो प्रोटोकॉल वारफरिन थेरेपी लगानी है ना तो 2 to 3 इज एप्रोप्रिएट, और अगर हाई डोज लगानी है तो उस केस में जो आईएनआर की वैल्यू हो जाएगी वो 3 to 4.5 चली जाएगी, ठीक है। यानी कि किसी भी कंडीशन में जो वैल्यू होती है आईएनआर की वो 4.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट। तो लो इंटेंसिटी प्रोटोकॉल में आईएनआर की वैल्यू होगी 2 to 3, और हाई इंटेंसिटी प्रोटोकॉल में 3 to 4.5। ओके, तो ये चीज़ें अपने दिमाग में बिठा के रखना, क्योंकि नॉर्मल वैल्यूज पता होंगी तो ही इस थेरेपी का आपको पता चलेगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो ब्लीडिंग प्रिकॉशन आप इनिशिएट कर देते हो यूजुअली, क्योंकि वारफरिन में यूजुअली आपका पेशेंट जो होता है वो लॉन्ग टर्म एंटीकोगुलेशन पे होता है, तो यूजुअली स्टैंडर्ड वारफरिन थेरेपी पे होता है। और स्टैंडर्ड वारफरिन थेरेपी में अगर आईएनआर की वैल्यू 3 से ज़्यादा होती है, पुट योर पेशेंट ऑन ब्लीडिंग प्रिकॉशंस, क्योंकि नॉर्मल वैल्यू कितनी बताई थी, 0.8 to 1.2, ठीक है। इसका डबल हो जाएगा 3, ओके, हाईएस्ट वैल्यू का। तो अगर 3 से ज़्यादा वैल्यू हो जाती है
तो you have to put your patient on bleeding precautions, stop giving warfarin, okay? In addition to this, अगर prothrombin time is more than 30 seconds, क्योंकि normal होता है 11 to 12.5, अगर ये 30 seconds से ज़्यादा होता है, withhold warfarin, put your patient on bleeding precautions, inform the doctor and give antidote. That antidote is vitamin K, phytonadione, okay? तो ये है हमारा वारफरिन. एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं. जो वारफरिन है उसको हम दो वैल्यूज से देखते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, INR. प्रोथ्रोम्बिन टाइम नॉर्मल 11 to 12.5 सेकेंड्स, INR नॉर्मल 0.8 to 1.2. इन दोनों को हम लोगों ने डबल कर देना है. तो जब भी हम वारफरिन देते हैं, अगर PT इज मोर देन 30 सेकेंड्स, withhold warfarin, put on bleeding precautions, give vitamin K. If INR is more than 3, withhold if your patient is on the standard warfarin therapy, which he would be usually. Withhold warfarin, put your patient on bleeding precautions, inform the doctor, okay? And give vitamin K. अच्छा, एक चीज का आंसर जरा लिखना नीचे सब लोग. हम लोग ये न्यूबॉर्न को विटामिन K का इंजेक्शन क्यों देते हैं? आप लोगों ने दिया होगा, आप न्यूबॉर्न को देते हैं. उस डिसीज को क्या बोलते हैं जिसको प्रिवेंट करने के लिए न्यूबॉर्न में विटामिन K का इंजेक्शन जाता है? खाली उस डिसीज का नाम लिख दीजिए. वी गिव विटामिन K इंजेक्शन इन द न्यूबॉर्न टू प्रिवेंट विच कंडीशन? आप सब लोग देते हो विटामिन K. व्हाट दे हैव रिटन? आई विल बी वेटिंग. यूट्यूब वाले ज्यादा लिखते हैं कि इंस्टाग्राम वाले? लेट्स सी. और जो लोग इंस्टाग्राम पे लाइव देख रहे हैं ना, यूट्यूब पे बहुत बढ़िया वाला चल रहा है कैमरा के साथ, तो वहां आ जाइए. सॉरी, स्टेराइल, या नो, नॉट जॉन्डिस. नो, नॉट एट ऑल. नो, हाउ pneumonia is related to that? Stop bleeding. Jaundice. Nobody knows the exact name of that condition, right? Jaundice. So that is, sorry? No, lung surfactant has nothing to do with that. That's lecithin and sphingomyelin is being induced. Sorry? Neonatal jaundice. No, not at all. Neonatal jaundice can be pathological when it's happening within 24 hours. Does not have anything to do with this vitamin K. Intestinal, bilirubin. That's called as hemorrhagic disease of newborn, okay? So whoever has written sterile gut should be my student, I think, okay? Because the gut of the newborn is sterile. They do not have friendly bacteria to produce vitamin K for the coming 6 months of their life. Till the time the bacteria would be developed in the intestine, the newborn might suffer from hemorrhagic disease of newborn. In order to prevent that, vitamin K injection is given at birth. Be informed nurses, okay? So आप सब लोग देते हैं यार विटामिन K का इंजेक्शन. आज तक सोचा नहीं था क्यों दे रहे हो, right? So this is the reason, okay? So let's move forward. जी, जो नेक्स्ट डिसीज आई है ना, ये तो इतनी इंपॉर्टेंट डिसीज है भैया, आप बहुत बारी सुनते हो, ठीक है, कार्डियो में. लेकिन इसके कुछ ऐसे पैरामीटर होंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंगली आज हम पढ़ेंगे, ओके? आपको मालूम है जब हार्ट फेलियर होता है तो हार्ट की पंपिंग एबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है. लेट अस सपोज कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, हार्ट के लोअर लेवल को ब्लड नहीं गया, वहाँ पे नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो गया है, इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो गया है, तो जो हार्ट होगा वो स्ट्रेस में आ जाएगा और हमारे ऑर्गन स्ट्रेस में आ जाएंगे, तो उसकी वजह से बॉडी में स्ट्रेस केमिकल्स रिलीज होंगे जो कि हार्ट को बहुत ज़ोर से पंप करने के लिए बोलेंगे. दैट्स द रीज़न वाई हार्ट फेलियर में टैकीकार्डिया होता है. अब इसी टैकीकार्डिया के चक्कर में जो हार्ट है वो लिटरली क्विवर कर रहा है. दिस इज कॉल्ड एज क्विवरिंग. दिस इज कॉल्ड एज क्विवरिंग. अगर नॉर्मली हार्ट बीट करता है तो दिस शुड बी द फोर्स, ओके? इसी से आउटपुट आएगा. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? हार्ट इज जस्ट क्विवरिंग, सो देयर इज नो आउटपुट. क्या इस मूवमेंट से आउटपुट आ सकती है? नहीं, ये सिर्फ टैकीकार्डिया हो रहा है, दैट्स इट. अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो रिजर्व ऑक्सीजन है हार्ट की वो खत्म हो जाएगी. इट विल बी डिप्लीटेड एंड योर हार्ट विल फेल, ओके? एंड द पेशेंट विल डाई, क्योंकि हार्ट जो है वो बीट ही नहीं कर रहा.
अब यहाँ पे हमारे पास एक संजीवनी बूटी आती है, पता है ना संजीवनी बूटी किसको बोलते हैं, या जो वैद्य बोलते हैं रामबाण इलाज, वो हमारे पास आता है डिजॉक्सिन। ओके, डिजॉक्सिन एक ऐसी ड्रग है जो कि इन्हीं चीजों को रिवर्स करेगी। कैसे? आपको अभी मैंने बताया ना कि जो हर्ट है वो क्विवर कर रहा है, इट इज गोइंग इनटू टैकीकार्डिया। हमारा मेन मोटिव क्या है? कार्डिक इंप्रूव आउटपुट को इंप्रूव करना। वो कैसे होगा? अगर हर्ट का ये मूवमेंट होगा फोर्सफुल। ओके, तो जो एनर्जी हर्ट के टैकीकार्डिया में लग रही है उसको सेव करके अगर हर्ट की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करा जाए तो कार्डिक आउटपुट इंप्रूव हो सकता है। तो हम लोग जब डाइजॉक्सिन देते हैं, ये जो मेडिसिन है ये क्या करती है? ये आपके हर्ट में जो इलेक्ट्रिकल करंट की कंडक्शन वेलोसिटी है उसको डिक्रीज कर देगी, क्योंकि हमें पता है कि जो कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हर्ट है उसमें एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हीसेनपुरकिंजे फाइबर्स आते हैं। तो भाई साहब इसने क्या करना है, जो करंट एसए नोड से एवी नोड तक आ रहा है ना, वहां पे थोड़ा ब्लॉक करना शुरू कर देना उस करंट को। तो बेसिकली क्या होगा, करंट बहुत स्पीड से जो नीचे की तरफ जा रहा था वो अब स्लो स्पीड से नीचे की तरफ जाएगा। तो इससे क्या होगा, हर्ट में ब्रेडिकार्डिया होगा। जी हाँ, अगर हर्ट में ब्रेडिकार्डिया हुआ तो उससे कोई इतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें तो कार्डिक आउटपुट चाहिए। फायदा सिर्फ एक, जो एनर्जी वेस्ट हो रही थी टैकीकार्डिया में वो बच जाएगी। लेकिन रुकिए, ये ड्रग एक और काम भी करती है। ये ड्रग क्या करती है, हमारे हार्ट के मायोकार्डियम में जो सोडियम पोटेशियम पंप चल रहा होता है उसको ब्लॉक कर देती है। अगर ये सोडियम पोटेशियम चैनल्स ब्लॉक हो गए तो कैल्शियम हमारे मायोकार्डियम में रिटेन होना शुरू हो जाएगा। अगर कैल्शियम रिटेन होना शुरू हो गया तो इट हेल्प्स द मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो इन शॉर्ट जो डाइजॉक्सिन होता है वो हार्ट में ब्रेडिकार्डिया तो इंड्यूस करता ही करता है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिंग पावर को भी इंक्रीज करता है। सो द हार्ट विच वॉज क्विवरिंग विद टैकीकार्डिया विल नाउ undergo bradycardia and यानी कि normal rhythm and will contract effectively। तो इससे कार्डिक आउटपुट इमीडिएटली इंप्रूव होगा, राइट? तो देखिए, जो डाइजॉक्सिन होता है इट इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शंस। इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन, स्लोज द हार्ट रेट AKA ब्रेडिकार्डिया। Used for the second line for heart and cardiogenic shock, atrial tachycardia, atrial fibrillation, atrial flutter। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बारी क्या होता है कि एनक्लेक्स में आपको ECG आ गई, ECG में दे दिया आपको एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल कंडीशंस। अब वो पूछेंगे कि कौन सा आप मेडिसिन दोगे, नीचे डाइजॉक्सिन लिखा है तो उसको तुरंत टिक कीजिए, क्योंकि जितनी भी एट्रियल डिसरिथमियास होती हैं सबके केस में हम लोग ये दे सकते हैं डाइजॉक्सिन। लेकिन एक बात याद रखिए, जितनी भी वेंट्रिकुलर कंडीशंस होती हैं उनमें डाइजॉक्सिन नहीं देते हैं, ठीक है? अगर आपका पेशेंट हार्ट ब्लॉक से सफ़र कर रहा है, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, तब भी डाइऑक्सिन नहीं देते हैं। ऐसा क्यों? याद है ना, बताया था, एवी नोड से करंट को नीचे नहीं जाने देता, ठीक है? और वेंट्रिकल्स ऑलरेडी डिसरिथमियास में है। अगर करंट में इंटरफेरेंस होगा तो ये डिसरिथमियास और भी वर्स्ट हो जाएंगे। और हार्ट ब्लॉक में तो होती है एवी नोड की प्रॉब्लम है, एवी नोड थोड़ी देर से करंट छोड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज हार्ट ब्लॉक, जिसमें हमारा पूरे का पूरा PR इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो डाइजॉक्सिन दे दिया तो फिर तो गया हार्ट ब्लॉक वाला पेशेंट, जो ऑलरेडी उसको कंडीशन हो रही थी उसको आपने एग्रवेट कर दिया। हमेशा याद रखिए कि वेंट्रिकुलर डिसरिथमियास के केस में और हार्ट ब्लॉक के केस में डाइजॉक्सिन नहीं देते हैं। डाइजॉक्सिन देते हैं एट्रियल डिसरिथमियास के केस में, कार्डियोजेनिक शॉक में, और जितना भी एट्रियल जो टैकीकार्डिया, एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन, इन सब केसेस में डाइजॉक्सिन जाता है। आगे करिए स्लाइड। तो साइड इफेक्ट्स, सबसे ज़्यादा इनक्लेक्स में साइड इफेक्ट्स पूछते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। दैट्स वाई डिजॉक्सिन कभी भी फर्स्ट चॉइस नहीं होता है।
अगर आपके पेशेंट को कार्डियक कंडीशन है जिसके लिए आप डिजॉक्सिन दे रहे हैं, ये हमेशा सेकंड चॉइस होता है। फर्स्ट चॉइस हमेशा बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर रहते हैं। रीजन डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। जो डिजॉक्सिन की नॉर्मल वैल्यू होती है और जो इसकी टॉक्सिसिटी होती है उसमें केवल कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस होता है, नैनोग्राम्स। अगर डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो आपके पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसलिए एज अ नर्स आपको बहुत विजिलेंट रहना पड़ता है व्हेन एवर यू आर गिविंग डिजॉक्सिन टू योर क्लाइंट, ओके। और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जब आपको डाइजॉक्सिन देते हुए ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो इसके अर्ली सिम्टम्स आएंगे वो आएंगे नॉजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया। आपका पेशेंट को जीआई सिम्टम्स आएंगे विच इज द अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। हमेशा याद रखिए, एनक्लेक्स का हॉट क्वेश्चन है ये। आपका पेशेंट डिजॉक्सिन पे है, अर्लीस्ट साइन, ये कीवर्ड्स होते हैं ना, ये पूरे क्वेश्चन का मीनिंग चेंज कर देते हैं। 4 ऑप्शंस अगर हैं, 5 ऑप्शंस अगर हैं, पांचों की पांचों करेक्ट होंगी, हाईएस्ट कौन सी सिलेक्ट करनी है तो वो कीवर्ड डिसाइड करेगा। अर्लीस्ट साइन इज जीआई सिम्टम्स, एनोरेक्सिया, नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, और मैंने साथ में स्पेसिफिकली लिखा है अर्ली साइन, ओके। देन ब्रेडिकार्डिया, ये उसके बाद होता है। हम लोगों को पता है ना कि ब्रेडिकार्डिया इंड्यूस करता है डिजॉक्सिन, तो ब्रेडिकार्डिया। विजुअल डिस्टर्बेंसेस, डिप्लोपिया यानी कि डबल विजन, ब्लड विजन, येलो विजन एंड फोटोफोबिया, मतलब धूप से प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। हेडेक, फटीग एंड वीकनेस, ड्रॉजीनेस, ये सारे साइंस हैं डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के। लेकिन आप कभी भी अपने पेपर में ब्रेडिकार्डिया अर्ली साइन में टिक करके मत आना, ना ही विजुअल चेंजेस, ये सब लेट साइंस में कंसिडर होते हैं। जीआई सिम्टम्स आर द फर्स्ट साइंस। अगर आप डिजॉक्सिन दे रहे हैं, पेशेंट एकदम से बोल रहे हैं कि मेरे को वॉमिटिंग की फीलिंग आ रही है, दैट इज द टाइम व्हेन यू शुड रिएक्ट इमीडिएटली, ओके। चलिए आगे देखते हैं इंटरवेंशंस क्या क्या धरेंगे। तो कभी भी आप डिजॉक्सिन दे रहे हो ना, ऑलवेज मॉनिटर योर पेशेंट फॉर टॉक्सिसिटी। आप हमेशा ये देखिए कि आपके पेशेंट की थेराप्यूटिक डोज, आपके पेशेंट का ब्लड लेवल क्या चल रहा है। डिजॉक्सिन का नॉर्मल जो रेंज होती है दैट इज 0.5 to 2 नैनोग्राम पर ml। जो नॉर्मल इसकी वैल्यू होती है 0.5 to 2 नैनोग्राम पर ml होती है। इन एनी सर्कमस्टांस इट शुड नॉट बी मोर देन 2 नैनोग्राम, ओके। इफ इट इज देयर, इन्फॉर्म द डॉक्टर इमीडिएटली विद होल्ड द डिजॉक्सिन, ओके। डिजॉक्सिन का ना एक और इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। डिजॉक्सिन का पोटेशियम के साथ बहुत बड़ा रिलेशनशिप है। अगर आपके बॉडी में पोटेशियम की डेफिशिएंसी होती है तो डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है, क्योंकि ये सोडियम पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक करता है। अगर पोटेशियम की डेफिशिएंसी है तो और भी सीवियर डेफिशिएंसी जो है हो जाएगी और आपका पेशेंट जो है वो डिसरिथमियाज में चला जाएगा। तो बेसिकली हाइपोकैलेमिया नहीं होना चाहिए इफ़ योर पेशेंट इज टेकिंग डिजॉक्सिन। हमेशा एक बात मैं अपनी क्लास में बच्चों को हमेशा बताती हूँ, आपका पेशेंट कभी भी लिथियम ले रहा है, आपका पेशेंट कभी भी डिजॉक्सिन ले रहा है, कभी भी अपने पेशेंट को लूप डायूरेटिक्स पे मत डालिए, नेवर। आपका पेशेंट लिथियम की टॉक्सिसिटी में भी जा सकता है और आपका पेशेंट डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी में भी जा सकता है, क्योंकि लिथियम जो होता है वो हाइपोनेट्रेमिया की वजह से होता है टॉक्सिसिटी, और डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होती है हाइपोकैलेमिया की वजह से, और लूप डायूरेटिक्स दोनों को ही लूज करते हैं आपकी बॉडी से, ठीक है। तो हमने हाइपोकैलेमिया नहीं होने देना, हाइपोकैलेमिया होने भी नहीं देना, और पेशेंट को ये भी बोलना है कि पोटेशियम रिच डाइट लेते रहना, ठीक है। अब आप ना नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए पोटेशियम रिच डाइट कौन कौन सी होती है। आप पेशेंट को ये थोड़ी बोलेंगे पोटेशियम रिच डाइट, आप बताएंगे ना क्या क्या चीजें खाइए, लिखिए, उतने में मैं पानी पीती हूँ। हाँ जी, बनानास या, और बेरीज, स्पिनच, वेरी गुड, कोकोनट वाटर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मशरूम्स, एवोकेडो, हाँ पोटैटो, आज मैंने सुबह ही एवोकेडो टोस्ट खाया, सो आई हैव अ लॉट ऑफ पोटेशियम इन द मॉर्निंग, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू विद so much energy, okay, so these are the sources for potassium, very good। तो हमने एक तो पोटेशियम रिटेनिंग डायूरेटिक देने हैं, स्पाइरोनोलैक्टोन, याद होगा, एल्डेक्टोन, स्पाइरोनोलैक्टोन, ये क्या होते हैं, पोटेशियम रिटेनिंग डायूरेटिक्स होते हैं, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे।
एंड इन एडिशन टू दिस ऐसे फूड खाने हैं जिसमें पोटाशियम हाई हो, और कभी भी आपने डाइजॉक्सिन देना है एपिकल पल्स रेट देखते हैं। भाई एपिकल पल्स कहाँ से देखते हैं? नीचे इनको बोलिए, टाइप करें। एपिकल पल्स कौन से इंटरकोस्टल स्पेस में देखा जाता है? इन विच इंटरकोस्टल स्पेस यू ऑस्कल्टेट द एपिकल पल्स? क्या लिख रहे हैं? Heart. अरे इंटरकोस्टल स्पेस पूछ रही हूँ। Apex. एपेक्स ऑफ द हार्ट तो ठीक है, वो तो पता ही है। Fifth. कहाँ पे होता है? Fifth. बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ। फिफ्थ के ऊपर रख के थोड़ी सुनोगे, वहाँ पे तो बोन होती है। तो बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ वहाँ पे आप स्टेथोस्कोप रख के ऑस्कल्टेट करोगे। ओके, तो आपने एपिकल हार्ट रेट ऑस्कल्टेट करना है फॉर 1 full minute, एंड इफ इट इज लेस देन 60 नेवर एवर गिव डिजॉक्सिन, क्योंकि ब्रेडिकार्डिया आपके पेशेंट को। तो आपने एपिकल हार्ट रेट देखना है बिटवीन द 4th and 5th इंटरकोस्टल स्पेस फॉर 1 full minute, I'm sorry, and if it is less than 60 withhold digoxin and immediately inform the doctor, और डॉक्टर को तब भी इन्फॉर्म करना होता है इफ द हार्ट रेट इज मोर देन 100। ओके, अगर 100 से ज्यादा है, 60 से कम है, विदहोल्ड करना होता है डिजॉक्सिन, इन्फॉर्म द डॉक्टर। ओके, एंड एंटीडोट टू डिजॉक्सिन इज डाइजॉक्सिन इम्यून फैब। ओके, और इसका कमर्शियल नेम डिजीबाइंड भी होता है। डाइजॉक्सिन इम्यून फैब इज द एंटीडोट, एंड टॉक्सिसिटी होती है अगर 2 नैनोग्राम पर ml से अमाउंट ज़्यादा हो जाए, हाइपोकैलेमिया से टॉक्सिसिटी हो सकती है। ठीक है, तो ये था अपना डिजॉक्सिन, ध्यान से इसको देना है, और स्पाइरोनोलैक्टोन देना है इसके साथ, जो कि पोटाशियम रिटेनिंग होता है, पोटाशियम लूजिंग नहीं देना है। ओके, आगे चलिए। डायूरेटिक्स, बेसिकली जो डायूरेटिक्स होते हैं इसकी इंडिकेशन बहुत होती है, पल्मोनरी एडेमा, हार्ट फेलियर, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कितनी सारी कंडीशंस हैं जिसमें कि आप देते हो टू रिमूव एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द बॉडी। इवन इन द केस ऑफ हाइपरवोलेमिया, रीनल फेलियर, आप डायूरेटिक्स देते हैं। तो डायूरेटिक्स कई तरह के होते हैं, थायजाइड डायूरेटिक्स, लूप डायूरेटिक्स, पोटाशियम रिटेनिंग डायूरेटिक्स या ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, राइट? ये इसकी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डायूरेटिक्स का ही होगा, आगे निकालिए साइड इफेक्ट्स। देखिए, डायूरेटिक आप कभी भी देते हैं, क्यों देते हैं? ताकि आपकी बॉडी में से वाटर, सोडियम और दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स निकले, आपका बीपी जो है वो स्टेबल हो, अगर आप हाइपरवोलेमिया से सफर कर रहे हो तो वो करेक्ट हो जाए, राइट? फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। लेकिन जब आप डायूरेटिक्स दे रहे हो, आपकी बॉडी वाटर लूज कर रही है, राइट? तो आप हाइपरग्लाइसेमिया में जा सकते हो। ये पर्टिकुलरली तब हो सकता है ज़्यादा जब आप ऑलरेडी डायबिटिक हो। ठीक है, तो अगर आप किसी डायबिटिक पेशेंट को दे रहे हैं डायूरेटिक्स तो बड़े ध्यान से दीजिए, क्योंकि डायबिटीज में पहले ही पॉलीयूरिया हो रहा होता है, और अगर हमारी बॉडी में से वाटर ज़्यादा लूज होगा तो हाइपरग्लाइसेमिया हो सकता है। नेक्स्ट चीज़ है हाइपोकैलेमिया एंड हाइपोनेट्रेमिया। ये पर्टिकुलरली ट्रू है फॉर द लूप डायूरेटिक्स एंड थायजाइड डायूरेटिक्स, क्योंकि दोनों ही पोटाशियम को लूज करते हैं। और हाइपोनेट्रेमिया तो हर एक प्रकार का, हर एक टाइप का जो डायूरेटिक है वो सोडियम को लूज करेगा ही करेगा, बिकॉज विदाउट लूजिंग सोडियम योर पेशेंट कैन नॉट मेंटेन रेगुलर ब्लड प्रेशर। ओके, देन हाइपोवोलेमिया, पता ही है, हाइपोटेंशन ड्यू टू हाइपोवोलेमिया। इन एडिशन टू दिस योर पेशेंट विल सफर फ्रॉम डिहाइड्रेशन, वो भी हमें पता ही है। डिजॉक्सिन एंड लिथियम टॉक्सिसिटी हो सकती है अगर आप पेशेंट को एप्रोप्रिएट डायूरेटिक नहीं दे रहे। भाई लिथियम के साथ तो कभी भी डायूरेटिक कोई भी नहीं देना, क्योंकि सारे डायूरेटिक सोडियम लूज करते हैं। डिजॉक्सिन के साथ स्पाइरोनोलैक्टोन दे सकते हो, जो कि पोटाशियम रिटेनिंग है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इंटरवेंशंस क्या क्या करनी है। कभी भी आप डायूरेटिक देते हो, ऑब्वियसली डायूरेटिक देने से पहले आप ब्लड प्रेशर देखोगे। आपका पेशेंट अगर ऑलरेडी हाइपोटेंसिव है तो आप डायूरेटिक नहीं दोगे। दूसरी चीज़ है मोनिटर वेट। आप पेशेंट का वजन रोज ही देखिए, ये देखिए कि पेशेंट बहुत ज़्यादा वेट लॉस तो नहीं कर रहा, कहीं उसको डोज इंक्रीज या डिक्रीज करने की ज़रूरत तो नहीं है। देन मोनिटर द यूरिन आउटपुट, आपको यूरिन आउटपुट भी देखना है, जो कि इनटेक आउटपुट चार्ट में आपको नोट करना है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू और ग्लूकोज की वैल्यू देखिए, क्योंकि मैं आपको बता के हटी हूँ कि हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोकैलेमिया एक्सेट्रा हो सकता है, तो उसकी वैल्यू प्लस ग्लूकोज की वैल्यू देखिए कि हाइपरग्लाइसेमिया में तो नहीं जा रहा। एंड देन मॉनिटर फॉर द साइंस ऑफ डाइजॉक्सिन और लिथियम टॉक्सिसिटी इफ द क्लाइंट इज ऑन दीज मेडिकेशंस। ओके, नेक्स्ट करिए। ओके, इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, जो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं वो यूजुअली डायूरेटिक्स पे होते हैं, और कार्डियक पेशेंट्स को स्ट्रेस भी नहीं लेना होता। तो अगर स्ट्रेस नहीं लेना है तो बहुत ज़रूरी है कि रात को नींद पूरी आए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्लाइंट को हेल्थ एजुकेशन दें कि जो डायूरेटिक्स होते हैं उनको दिन में लेना होता है, उनको रात में नहीं लेना है। अगर आप रात के टाइम पे डायूरेटिक लेंगे तो सारी रात यूरिन ही पास करते रहेंगे। ओके, एक तो इससे इंजरी का खतरा, क्योंकि आप रात को इंजर्ड हो सकते हैं, बार बार उठते हैं तो। दूसरी चीज़, आपकी नींद पूरी नहीं होगी और स्ट्रेस की वजह से आप हाइपरटेंशन में जाएंगे। ओके, इसके साथ साथ हम क्लाइंट को बोलेंगे कि ऐसे फूड्स लीजिए जो कि पोटाशियम रिच हों, क्योंकि पोटाशियम लूज होता है। देन टू चेंज द पोजीशन स्लोली टू प्रिवेंट ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। आपको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन प्रिवेंट करने के लिए इमीडिएटली पोजीशन चेंज नहीं करना है। और डायबिटीज मेलाइटिस वालों को बहुत ही केयरफुली डायूरेटिक्स लेने हैं। आपको अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड? नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट क्लास ऑफ डायूरेटिक्स, थायराइड। जब भी मेरे दिमाग में कभी थायराइड डायूरेटिक आता है ना, तो मेरे पेपर में कोई भी ऐसा डायूरेटिक जिसके पीछे जाइड लगा होगा, ZIDE, वो थायराइड डायूरेटिक होगा। तो जैसे क्लोरोथायराइड। अब ये है कि जो थायराइड होता है इंक्रीज सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन करेगा, लेकिन इसके दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमेशा याद रखना। थायराइड डायूरेटिक दूसरों से कैसे अलग है? एक तो ये कैल्शियम का पक्का मित्र है, मतलब कैल्शियम को ये रिटेन करता है, बाकी जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है सबको रिमूव करेगा, कैल्शियम को रिटेन करेगा। दूसरी चीज, ये स्लो एक्टिंग है, इसीलिए बहुत कॉमनली क्लिनिकल्स में यूज नहीं होता, क्योंकि यूजुअली हमें कार्डियक पेशेंट्स में रैपिड डायूरेसिस चाहिए होता है, जो कि लूप डायूरेटिक्स करते हैं। जो थायराइड है, नंबर 1 कैल्शियम को रिटेन करेगा, नंबर 2 ये स्लो एक्टिंग है। ठीक है, तो थायराइड डायूरेटिक जो होते हैं वो इमीडिएट डायूरेसिस के लिए नहीं होते हैं, हाइपरटेंशन और पेरिफेरल एडेमा के लिए यूज कर सकते हैं। और कैन कॉज फोटोसेंसिटिविटी, रैशेस, डिहाइड्रेशन, हाइपरग्लाइसेमिया एंड हाइपरयूरिसेमिया। हाइपरयूरिसेमिया जो होता है ये भी काफी कॉमन साइड इफेक्ट होता है डायूरेटिक्स का। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हमारे पास हमारे फेवरेट लूप डायूरेटिक्स। आपने क्लिनिकल्स में बहुत बारी फ्रूजेमाइड दिया होगा। इनको लूप डायूरेटिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करते हैं। इसके साथ साथ ये डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन पे भी एक्ट करते हैं, वहां पे ये सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। लेकिन लूप डायूरेटिक्स की दो बहुत अच्छी बातें हैं। नंबर 1, ये किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को रिटेन नहीं करते हैं, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स को रिमूव करते हैं। दूसरी चीज, ये हाइपरग्लाइसेमिया कॉज नहीं करते हैं। दो नहीं, 3 अच्छी बातें हैं। तीसरी अच्छी बात ये है कि ये रैपिड डायूरेसिस करते हैं। राइट, नंबर 1, ये इलेक्ट्रोलाइट सारे के सारे लूज करेंगे तो हाइपोकैल्सेमिया, हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोकैलेमिया सब होगा इनके साथ। और ये रैपिड डायूरेसिस करते हैं और हाइपरग्लाइसेमिया नहीं करते हैं। लेकिन जिस चीज़ के फायदे होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं, तो गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं। तो इनका जो साइड इफेक्ट है दैट इज ऑटोटॉक्सिसिटी एंड डेफनेस। ये ऑटोटॉक्सिसिटी कर सकते हैं और आपके पेशेंट में डेफनेस हो सकती है। कैसे? अगर आप रैपिड आईवी पुश दे देते हो, ठीक है, जैसे आपने आईवी लगाना है ना फ्रूजेमाइड का इंजेक्शन, तो हमेशा उसको धीरे धीरे लगाइए विदिन 1 to 2 मिनट्स। उसको कभी भी रैपिड पुश में मत दीजिए। तो अभी जितने भी पापी हैं जिन्होंने अभी तक फ्रूजेमाइड को रैपिड पुश में दिया है, वो सोच रहे होंगे, अगर आपको इससे पहले नहीं पता था, अगर आप उसको रैपिडली दे देते हो तो आपके पेशेंट का जो कान है वो उड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, ठीक है, डेफनेस हो जाएंगी। तो इसलिए फ्रूजेमाइड को हमेशा 1 to 2 मिनट्स में स्लोली आईवी देना होता है। चलिए अगली नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ओके, ये भी हो गया कि डिस्टल ट्यूब्यूल पे एक्ट करता है। इसको एडेमा और हाइपरटेंशन के लिए यूज करते हैं, यूरिन आउटपुट इंक्रीज करने के लिए करते हैं और फ्लूइड रिटेंशन के लिए। और ये सीवियर किडनी डिसीज में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि वहाँ पे वर्क नहीं करेगा। हिपैटिक डिसीजेस में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एंड सीवियर नहीं, ये पीछे करना स्लाइड, ये दूसरे आ गए हमारे पास, या ये लूप डायूरेटिक्स यहाँ तक हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास पोटाशियम रिटेनिंग, आई एम सॉरी, नेक्स्ट है हमारे पास पोटाशियम रिटेनिंग डायूरेटिक्स। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए जी। जो पोटाशियम रिटेनिंग डायूरेटिक्स होते हैं ना, इनका एक ही फायदा होता है सबसे ज्यादा, ये पोटाशियम को रिटेन करते हैं। ये उन पेशेंट्स में देने के काम आते हैं जिनमें हमको पोटाशियम लूज नहीं करना है। जैसे कि हमारे पास हो गया डिजॉक्सिन वाले पेशेंट्स, अगर उनमें हाइपोकैलेमिया हो जाएगा तो ये वाले जो पेशेंट्स हैं दे में सफ़र फ्रॉम डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। तो उस केस में डायूरेटिक्स भी देने हैं भाई साहब, क्योंकि आपका पेशेंट फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड से सफ़र कर रहा है।
लेकिन हमें ऐसा डायूरेटिक देना है जो कि पोटाशियम को लूज ना करे, तो ये परफेक्ट होते हैं उसके लिए। तो जैसे मैंने बताया ये भी डिस्टल ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करते हैं एंड दे रिमूव द सोडियम बट दे रिटेन पोटाशियम, एंड एडेमा और हाइपरटेंशन के लिए यूज करेंगे, यूरिन आउटपुट को इंप्रूव करने के लिए करेंगे। अच्छा, ये सीवियर किडनी डिसीज और हिपैटिक डिसीज में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। ये क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं? क्योंकि किडनी डिसीज में भी हाइपरकैलेमिया होता है ऑलरेडी, आपके सेल डैमेज हो रहे होते हैं बॉडी के विच आर रिलीजिंग पोटाशियम ड्यू टू वेस्ट रिटेंशन। प्लस हिपैटिक डिसीज में भी सेम, आपका पेशेंट हाइपरकैलेमिया से सफ़र कर रहा होता है। तो इन दोनों केसेस में अगर आप पोटाशियम रिटेनिंग डायूरेटिक्स देंगे तो फर्दर बॉडी में हाइपरकैलेमिया होगा एंड दैट इज़ नॉट गुड। ओके, और इसके बाद हम लोग इनको बहुत ही ध्यान से यूज़ करेंगे अगर डायबिटीज़ वाला पेशेंट है और एंटी हाइपरटेंसिव्स पे है या लिथियम ले रहा है, ठीक है, वो हमें ऑलरेडी पता है। ओके, आगे चलिए। इट कैन कॉज हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया के फर्दर जितने भी साइंस हैं, डिजीनेस और कार्डियक डिसरिथमियास, वो इसकी वजह से हो सकते हैं। और इसके साथ साथ ये और क्या कर सकते हैं, ड्राई माउथ, डिहाइड्रेशन की वजह से, रैश, एलर्जी की वजह से, एनीमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये भी इनके साइड इफेक्ट्स जो हैं वो हो सकते हैं। नेक्स्ट चलिए। इंटरवेंशंस में कभी भी आप पोटाशियम रिटेनिंग डायूरेटिक्स दे रहे हैं तो हमेशा याद रखिए पेशेंट का पोटाशियम लेवल जो है वो मॉनिटर करते रहिए। इट शुड नेवर बी मोर देन 5। पोटाशियम का नॉर्मल लेवल लिखिए स्टूडेंट्स, पोटाशियम का नॉर्मल लेवल लिखिए इफ़ यू आर देयर, क्योंकि नेक्स्ट ड्रग होने वाली है नाइट्रोग्लिसरीन, बहुत इंपॉर्टेंटली आती है पेपर में और वो लास्ट ड्रग है, उसके बाद क्विज टाइम होगा जी। हाँ, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं 5 पर, आई डोंट थिंक सो 3.5 to 5. 3.5 to 5 लिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम ब्रेक लेते हैं ना तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो चले जाते हैं। सो दैट्स वाई लेट इट कंटिन्यू, सिर्फ एक ही ड्रग बची है। ओके, 3.5 to 5, यस इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। और मिली इक्विवेलेंट पर लीटर लिखना चाहिए पीछे। आई एम वेरी एक्यूरेट टीचर, मतलब मेरे को ये होता है कि पीछे यूनिट नहीं लिखी तो बेकार है वो। सो दे हैव रिटन मिली इक्विवेलेंट पर लीटर या सिर्फ 3.5 to 5 लिख रहे हैं? 3.5 to 5. जेनी जेड है ना ये, सो दैट्स वाई। चलो एनीवेज आगे चलिए जी। एंटी एंजाइनल मेडिकेशंस, ये हमारी लास्ट ड्रग है आज की, विच इज कॉल्ड एज नाइट्रोग्लिसरीन। अब नाइट्रोग्लिसरीन इतनी इंपॉर्टेंट ड्रग है भैया कि एनक्लेक्स वाले हाथ धो के इसके पीछे पड़ गए। आपको हर एक पेपर में ये ड्रग मिलेगी ही मिलेगी। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट नाइट्रोग्लिसरीन। ये जो नाइट्रोग्लिसरीन होती है ये वेजोडायलेशन में काम आती है। बेसिकली ये प्री लोड को डिक्रीज करती है, तो आफ्टर लोड तो इमीडिएटली डिक्रीज हो ही जाएगा। ओके, ये वेजोडायलेशन करती है, हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देती है, हैंस इट इम्प्रूव्स द ब्लड फ्लो। अगर आपकी जो ब्लॉकेज है ब्लड वेसल की वो ब्लड फ्लो को डिप्लीट कर रही है तो ये ब्लड फ्लो को रीगेन कराएगा, कैसे? उस ब्लड वेसल को डायलेट करके, ठीक है। तो इस वजह से जो मायोकार्डियम है उसको ऑक्सीजन मिलेगी, तो डिमांड ऑक्सीजन की और सप्लाई ऑक्सीजन की को ये बैलेंस करके पेशेंट का एंजाइना ट्रीट करने में हेल्पफुल होगा। तो इसका एब्रप्ट विड्रॉल नहीं करना चाहिए। अगर बहुत टाइम से आपका पेशेंट नाइट्रोग्लिसरीन ले रहा है ना तो इसको एब्रप्टली आपने बंद नहीं करना है। किसी भी कार्डियक मेडिकेशन को एब्रप्टली बंद नहीं करते हैं। अगर आप किसी भी कार्डियक मेडिकेशन को एब्रप्टली बंद करेंगे ना तो साइड इफेक्ट आएंगे ही आएंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो नाइट्रोग्लिसरीन कौन कौन से केसेस में नहीं लेनी होती? सबसे पहले तो अगर आपके पेशेंट को हाइपोटेंशन है, सिग्निफिकेंट हाइपोटेंशन, 100 से नीचे ब्लड प्रेशर जा रहा है। इन एडिशन टू दिस इंक्रीज आईसीपी के केस में नहीं देते हैं, सीवियर एनीमिया के केस में नहीं देते हैं, इन दोज टेकिंग मेडिकेशन टू ट्रीट इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड सीवियर रीनल और हेपेटिक डिसीज में नहीं देते हैं। तो इन सारी डिसीजेस में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। आगे चलिए, इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? आपके हेड को ब्लड सप्लाई कम होती है तो हेडेक हो सकती है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, क्योंकि ये वेजोडायलेशन करके बीपी लो करता है। डिजीनेस और वीकनेस फॉर द सेम रीजन, ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं जा रही। फेडनेस फॉर द सेम रीजन, फ्लशिंग और पेलियर हो सकता है। ड्राई माउथ एंड रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, अगर आप नाइट्रोग्लिसरीन को लेने में कोई गैप नहीं रखते हो, स्पेशली नाइट्रोग्लिसरीन पैच में, तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। आगे चलिए, ये बहुत तरह से ली जा सकती है। जो नाइट्रोग्लिसरीन होती है ना, ये सबलिंगुअल भी ले सकती हैं, ये ओरल स्प्रे की फॉर्म में भी ले सकते हैं, इंट्राडर्मल पैच की फॉर्म में भी ले सकते हैं, ऑइंटमेंट की फॉर्म में भी ले सकते हैं, और टेबलेट और इंजेक्टेबल फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो ये बहुत सारे रूट्स के थ्रू जा सकती है।
सबसे पहले देखते हैं जब सबलिंगुअल हमने लेना होता है। सबलिंगुअल का मतलब अंडर द टंग, इस एरिया में। ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहली चीज बिफोर गिविंग नाइट्रोग्लिसरीन यू हैव टू टेक द वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट। मैंने बोला ना, सिग्निफिकेंट हाइपोटेंशन में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, तो आपने ब्लड प्रेशर बहुत ध्यान से देखना है। बहुत जरूरी चीज, ये नाइट्रोग्लिसरीन जो सबलिंगुअल है ना, ये साटा की फॉर्म में आएगा एनक्लेक्स में। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, 10 ऑप्शंस दे देंगे, उनमें से सही वाली सेलेक्ट करनी है। हमेशा याद रखो, ये जो सबलिंगुअल फॉर्म ऑफ मेडिकेशन होती है ना, इफ योर माउथ विल बी वेट ओनली देन इट विल बी डिजॉल्व्ड। ओके, तो हमने ये मेडिसिन देने से पहले सिप्स ऑफ वाटर देना है। सिप्स ऑफ वाटर लेके जो माउथ है वो वेट हो जाएगा, फिर जीभ के नीचे इस टेबलेट को रखना है ठीक है, तो ये इमीडिएटली डिजॉल्व हो जाएगी। पेशेंट को आपने ये बोलना है कि इस टेबलेट को आपने च्यू नहीं करना है, इसको च्यू नहीं करना, ना ही इसको इनगल्फ करना है, इसको सबलिंगुअली ही रखना है एंड लेट इट डिजॉल्व। एंड इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल बताती हूँ। इनिशियली क्या प्रोटोकॉल था, आपको घर में एंजाइना हुआ, आपने 3 टेबलेट्स लेनी है, हर एक टेबलेट 5 मिनट के बाद। जैसे मुझे अभी एंजाइना स्टार्ट हुआ, मैंने एक टेबलेट ली, 5 मिनट्स वेट करा, फिर मैंने दूसरी टेबलेट ली, 5 मिनट्स वेट करा, फिर मैंने तीसरी टेबलेट ली, 5 मिनट्स वेट करा। अगर अभी भी मेरी पेन ठीक नहीं होती है, आई विल कॉल 911। पहले ये प्रोटोकॉल था, अब ये नहीं है, नहीं है। राइट नाउ जो प्रोटोकॉल है दैट इज ओनली टू टेक 1 टेबलेट, वेट फॉर 5 मिनट्स। अगर मेरी पेन नहीं ठीक होती है, कॉल 911। ओके, तो पहले जो प्रोटोकॉल था दैट वाज ऑफ 3 टेबलेट्स, अब जो प्रोटोकॉल है दैट्स ऑफ 1 टेबलेट। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटोकॉल चेंज हो चुका है। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज जी। तो आप क्लाइंट को ये भी इन्फॉर्म करेंगे कि अगर आपने टंग के नीचे मेडिसिन रखी, उसमें स्टिंगिंग और टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन आ रही है जीभ के नीचे, दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। इसका मतलब ये है योर मेडिसिन इज एक्टिव, फ्रेश, इट इज वर्किंग। एंड इफ अगर मेडिसिन डेड हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, क्योंकि इसकी एक्सपायरी होती है एग्जैक्टली 6 महीने बाद, आपको 6 महीने के अंदर अंदर न्यू टेबलेट्स लेनी होती हैं, फ्रेश टेबलेट लेनी होती है नाइट्रोग्लिसरीन की। अगर आप नाइट्रोग्लिसरीन की टेबलेट को जीभ के नीचे रख रहे हो, कुछ भी सेंसेशन नहीं आ रही, नो टिंगलिंग, नो बर्निंग, दैट मीन्स दिस नाइट्रोग्लिसरीन इज नॉट इफेक्टिव, यू शुड गेट न्यू मेडिसिन। ओके, ठीक है। इसके साथ साथ हमने मेडिकेशन को एक डार्क कंटेनर में स्टोर करके रखना होता है, डार्क प्लेस में। इसको सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं रखेंगे, क्योंकि सनलाइट में आते ही इसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना ये। एनक्लेक्स पता क्या क्या पूछेगा, सिप्स ऑफ वाटर देने हैं, देने से पहले ब्लड प्रेशर चेक करना है, टिंगलिंग बर्निंग सेंसेशन होनी चाहिए, हर 6 महीने के बाद नई मेडिसिन लेनी है, और मेडिसिन को कूल प्लेस पे, डार्क प्लेस पे स्टोर करके रखना है। ओके, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट स्लाइड निकालिए। ट्रांसडर्मल पैच। पहले ये बताइए कि आप ट्रांसडर्मल पैच लगाते हुए ग्लव्स पहनते हैं कि नहीं। घर में आप लोगों को ऑइंटमेंट भी लगाते हैं, मूव लगाते हैं ना हम सब लोग घर पे। कितने लोग ग्लव्स पहन के मूव लगाते हैं, हाथ खड़ा कीजिए। अगर मेरे सामने अभी क्लास चल रही होती ना इन पर्सन, बड़ा मजा आता। सीरियसली, हम लोग मूव लगाते हैं, हम लोग कोई भी ऑइंटमेंट लगाते हैं दर्द के लिए, तो कितने लोग ग्लव्स पहन के लगाते हो भाई, लिखिए। नहीं लगाते हो, आपको मालूम है आपके हाथों में पोर्स होते हैं, एंड जितनी दवाई आप पेशेंट को लगा रहे हो ना अपने घर में किसी को भी, उतनी आप भी खा रहे हो, पता है आपको। आइडियली कभी भी आपने मेडिसिन का पैच लगाना है या कभी भी आपने मेडिसिन को ऑइंटमेंट की फॉर्म में लगाना है, you should wear gloves. Yes, this is the standard practice which most of the nurses don't know. पर एनक्लेक्स आपको यहीं पे फंसाएगा। अगर आपको नाइट्रोग्लिसरीन का पैच लगाना है, अगर आपको ऑइंटमेंट लगानी है, you have to wear gloves. अब जो नाइट्रोग्लिसरीन का पैच होता है उसको कोशिश करें कि हेयर फ्री एरिया पे लगाएं। इवन ऑइंटमेंट को भी हेयर फ्री एरिया पे लगाएं, क्योंकि जो हेयर होते हैं वो एब्जॉर्प्शन को
रोकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हर एक रोज जब आपने नाइट्रोग्लिसरीन पैच लगाना है तो वो अलग साइड पे लगाना है, हेयरलेस एरिया में लगाना है, हर रोज न्यू पैच लगाना है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि 10 से 12 घंटे का पैच फ्री टाइम चाहिए। मतलब 12 से 14 घंटे पैच लगा रहने दें, लेकिन 10 से 12 घंटे पैच फ्री टाइम भी दें। अगर आप 24 घंटे नाइट्रोग्लिसरीन का पैच लगा के रखेंगे तो आपकी बॉडी नाइट्रोग्लिसरीन रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगी, फिर आपको नाइट्रोग्लिसरीन से असर नहीं होगा। नेक्स्ट निकालिए जी। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू स्प्रेड द ऑइंटमेंट एंड कवर इट विद द प्लास्टिक। जो ऑइंटमेंट होती है प्लास्टिक रैप के साथ ऊपर कवर करना है, ऑइंटमेंट लगा के, ग्लव्स पहन के ऑइंटमेंट लगाना है। और बैक, एब्डोमेन, अपर आर्म, एंटीरियर थाई, अवॉइड द हेरी एरियाज, वियर ग्लव्स व्हेन अप्लाइंग एंड डू नॉट अप्लाई ऑन द चेस्ट एरिया जहां पे आपके पैड्स लगने हैं। अगर आपके पेशेंट को हमें AED करना पड़ा है ना, तो फिर उस केस में जो इलेक्ट्रिकल पैड्स लगेंगे फिर वो क्या करेंगे, वो जला देंगे, स्किन का पकौड़ा बन जाएगा। बिकॉज जो ऑइंटमेंट होती है उसमें ऑयल होता है, ठीक है। तो अगर आप उसके ऊपर पैड लगा दोगे तो इट विल कॉज स्किन बर्न। तो हमने चेस्ट के ऊपर नहीं लगाना है ऑइंटमेंट को, ओके। चलिए आगे। ये तो क्वेश्चंस आ गए हैं। अब इससे पहले के क्वेश्चन हो, आप मुझे ये बताइए कि आप सब लोगों को आज का टॉपिक अच्छा लगा और आपको कौन सी ड्रग सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। लिखिए जरा नीचे, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, Age limit for NCLEX? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thumbs up. सब लोगों को इंटरेस्टिंग लगी मेडिकेशंस? We love it. Yes, ma'am. ओह दैट्स ग्रेट। Nitro. नाइट्रो सबसे अच्छी लगी, Yes. इजी लगी। और हैपरिन, वारफरिन समझ आई सब लोगों को? Digoxin. डाइजॉक्सिन इज गुड। Nitro. Everyone listen to Nitro. नाइट्रो इज अ नंबर 1, वेरी गुड जी। तो चलिए, मैंने सारी ड्रग्स पे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट बनाए हैं, है ना। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द नर्स प्रोवाइड्स डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन टू द क्लाइंट। इज स्क्रीन विजिबल? आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ना स्क्रीन के ऊपर? The nurse provide discharge instruction to the client who is taking warfarin sodium. Which statement by the client reflects the need for further teaching? देखो बच्चों, जिस क्वेश्चन में नीड फॉर फर्दर टीचिंग लिखा हो ना, उसमें अगर 4 ऑप्शंस हैं, 3 करेक्ट होंगी, 1 रॉन्ग होगी। मतलब कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसको देख के मुझे पता लगेगा कि क्लाइंट को और टीचिंग की जरूरत है, मतलब उसको ये चीज गलत पता है और मुझे सही वाली बतानी है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस हैं। नंबर 1, आई विल अवॉइड अल्कोहल कंजप्शन। तो अगर मैं वारफरिन ले रहा हूं तो मेरे को साथ में अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए। ये ठीक है कि गलत है? आप अपने दिमाग में सोचिए, ओके। सेकेंड, आई विल टेक माई पिल्स एवरी डे एट द सेम टाइम। ये तो अच्छी बात है ना, हर रोज आप सेम टाइम में पिल्स लेंगे तो आपको याद रहेगा कि मैंने पिल लेनी है, ठीक है। फिर आई हैव ऑलरेडी कॉल्ड माई फैमिली टू पिक अप अ मेडिक अलर्ट ब्रेसलेट। ये जो मेडिक अलर्ट ब्रेसलेट होते हैं ना, ये जो सीवियर कंडीशन से लोग निकल रहे होते हैं या कोई क्रिटिकल मेडिकेशन ले रहे होते हैं, वो उसके लिए जरूरी होता है। और फोर्थ है, आई विल टेक कोटेड एस्पिरिन फॉर माई हेडेक्स बिकॉज इट विल कोट माई स्टमक। कौन सी ऑप्शन गलत है बताइए, लिखिए, लिखने दीजिए इनको। फोर्थ, वाओ, यस। देखें, नेक्स्ट देखते हैं, अभी रैशनल भी देखते हैं। यस, द करेक्ट आंसर इज फोर्थ। एस्पिरिन नहीं लेनी है भाई, एस्पिरिन नसेड है, ऑलरेडी प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रिवेंट करता है। वारफरिन एंटीकोगुलेंट है, वारफरिन के साथ एस्पिरिन लिया तो हेमरेज पक्का। तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन इंडिकेट करती है कि पेशेंट को और टीचिंग चाहिए। एस्पिरिन containing products need to be avoided when the client is taking this medication, okay. Alcohol consumption should be avoided by the client taking warfarin. Taking prescribed medication at the same time each day increases the client compliance. And also medical alert bracelet is important for this client, okay. चलिए next slide देखते हैं। The nurse is monitoring a client who is taking digoxin ले रहा है for the adverse effects. Which findings are characteristic of digoxin toxicity? SATA.
इसमें मल्टीपल ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करनी है, टॉक्सिसिटी देखनी है, कौन कौन सी चीज इंडिकेट कर रही है, ट्रेमर्स, डायरिया, इरिटेबिलिटी, ब्लड विजन, नॉजिया एंड वॉमिटिंग। देते हैं आपको 2 मिनट, सोचिए मैंने क्या बताया था। फर्स्ट साइन क्या, साटा है, साटा है, मतलब मल्टीपल चूज करने हैं, एक नहीं है, मल्टीपल। ट्रेमर, यस और नो, पढ़ा था हमने क्या ट्रेमर? डायरिया पढ़ा था हमने, इरिटेबिलिटी, इरिटेट हो जाना पेशेंट का, पढ़ा था क्या? ब्लड विजन एंड नॉजिया वॉमिटिंग। चलिए देखते हैं क्या आंसर। 2, 4 एंड 5। आप याद कीजिए हमने जीआई सिम्टम में पढ़ा था और मैंने ये बोला था कि जीआई सिम्टम्स आर द फर्स्ट थिंग टू बी नोटेड इन द पेशेंट्स विद डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी कैन अकर विद द यूज ऑफ दिस मेडिकेशन। अर्ली साइंस of toxicity are GI manifestations such as anorexia, nausea, vomiting, diarrhea. Subsequent manifestation include headache, visual disturbances such as diplopia, blurred vision, green, yellow, halos, and photophobia, drowsiness, fatigue, and cardiac rhythm abnormalities can also occur, but later on. Okay? तो ये इसका आंसर है 2, 4 and 5. Next question देखते हैं, which is the last question. Which statement made by the client demonstrates a need for further instruction रिगार्डिंग द यूज ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन? भाई नाइट्रोग्लिसरीन देनी है, कौन सी ऑप्शन से आपको ऐसे लगता है कि फर्दर टीचिंग चाहिए? यानी कि 4 ऑप्शन है, 3 ठीक है, 1 गलत है, वो चूज करनी। इफ आई गेट हेडेक आई शुड कीप टेकिंग नाइट्रोग्लिसरीन एंड यूज टाइनोलॉल फॉर पेन रिलीफ। क्या ये ठीक है कि नहीं? आई शुड कीप माई नाइट्रोग्लिसरीन इन द कूल ड्राई प्लेस। ये ठीक है कि नहीं? आई शुड चेंज पोजिशन स्लोली टू अवॉइड गेटिंग डिजी बोले तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ये ठीक है कि नहीं? आई कैन टेक अप टू 5 टेबलेट्स एट 3 मिनट इंटरवल फॉर चेस्ट पेन इफ नेसेसरी। अब ये ठीक है कि नहीं? देखिए कौन सी ऑप्शन है जिसको देख के आपको ऐसे लगता है कि फर्दर टीचिंग चाहिए। क्या लिख रहे हैं बच्चे? इसमें से एक ही ऑप्शन चूज करना है। क्या आंसर लिख रहे हैं? नाइट्रोग्लिसरीन दे रहे हैं, 4th लिख रहे हैं। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए आगे चलिए स्लाइड में। यस, इट्स 4 और डी। क्लाइंट्स आर टॉट टू टेक अप टू 3 टेबलेट्स एवरी 5 मिनट्स। जो पुराना प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से, एंड 911 भी बोल सकता है, लेकिन हमारे न्यू प्रोटोकॉल के हिसाब से 1 टेबलेट। लेकिन 911 को कॉल करेंगे तो वो बोल सकते हैं अप टू 3 टेबलेट्स, लेकिन हर 5 मिनट के बाद, ना कि 3 मिनट के बाद। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? जी करिए। हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लाइव। लेकिन आप फर्स्ट स्लाइड में ले जाइए जहां पे हमारे बैच की इंफॉर्मेशन है। जी ये है हमारा बैच। और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है, देखिए अगर कितने मिनट का लाइव हुआ हमारा? 68 मिनट्स। अगर 1 घंटे में आप इतना कुछ सीख सकते हो तो ये सोचो कि आप 4 महीने में कितना कुछ सीख लोगे। ये फर्क होता है एक एडुकेटेड टीचर का जो कि पोस्ट ग्रेजुएट है, एक टीचर जिसको 15 साल का एक्सपीरियंस है टीच करने का। और हम ना अपनी क्लास में ऐसे ही इंजॉय करते हैं, रोज इसी लर्निंग को इंजॉय करते हैं। और अगर आपने भी ऐसी लर्निंग को इंजॉय करना है, नो जैसे उसको बोलते हैं ना सीधी बात, नो बकवास, ठीक है, उस टाइप की क्लासेस होती हैं मेरी। और ये पूरा पैकेज लिखा हुआ है। आप ये सोचो कि इस लेक्चर के बाद अगर आपको बने बनाए नोट्स भी मिल जाएं, अगर आपको इसी सेम चैप्टर पे मॉक टेस्ट भी मिल जाए, अगर आपको रोज ही आपके टीचर ने फॉलो अप भी करना हो, क्योंकि हम रोज पूछते हैं बच्चों कोई क्वेश्चन है प्रीवियस टॉपिक से, ठीक है, और अगर रोज ही आपको लाइव लेक्चर मिलता हो और वो भी एमएससी टीचर्स से, इतने एक्सपीरियंस टीचर से जिनकी अलग अलग स्पेशलिटीज हैं, तो आप एनक्लेक्स में कैसे फेल हो जाएंगे? जरा नवकिरण नर्सिंग क्लासेस के इंस्टाग्राम यूट्यूब पे जाके तो देखिए। 30 साल का गैप, जीएनएम जॉब्स वाले बंदे, ठीक है, जिनका बीएससी के बाद इतना गैप होता है,
कौन सा ऐसा एनक्लेक्स नहीं है? नोवा स्कोशिया का, एल्बर्टा का, यूएस का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, सारी जगह के एनक्लेक्स आ रहे हैं, नवकिरण नर्सिंग क्लासेस के स्टूडेंट्स क्रैक कर रहे हैं। तो आप क्यों नहीं? आप भी आइए, एनक्लेक्स आरएन क्रैक कीजिए, इन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, बिकॉज ये ही क्लासेस आपको कामयाब कर सकती हैं। सिंपल लैंग्वेज, सिंपल एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, 15 साल हो गए हैं मुझे टीच करते हुए, राइट? सो आई विल सी यू ऑल एट नवकिरण नर्सिंग क्लासेस. Now I will request the team to leave our number below this live so that they can contact us to join the classes. Avail this offer. Avail this offer right now. It's like too less money for such an amazing classes. It's only $374 per month. Come on. Become an RN. Start earning $40 per hour. That's a starting salary of registered nurse in Canada. Just do it. You can also do it. Okay? Thank you so much, girls and boys and the students who were joining us from the various parts of the world. अगले हफ्ते डेफिनेटली आऊंगी लाइव लेके, एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आ रही हूँ नर्सेस के लिए. नेक्स्ट वीक स्टे ट्यून्ड, सब लोग ज्वाइन करेंगे. थैंक यू सो मच, NNC टीम एज वेल. कैन आई हैव अ चीयर अप?